शहजादे आप। टूटे हुए अल्फाज उसके लबों से बरामद हुए थे। ये खून आपके हाथों और चेहरे पे। उसने आतिश को छूना चाहा। सस्सी जाकर लेट जाओ, वो सपाट अंदाज में बोला और वाशरूम में चला गया। सस्सी बुत बनी वहीं खड़ी रही जब तक वो बात लेकर वापस नहीं आया। वो बात गाउन पहने बाहर आया और टावल से बाल रगड़ते हुए टावल ड्रेसर पे उछाल दिया। हेयर ब्रश उठाकर बालों में फेरा, फिर उसे भी उछालते हुए सस्सी का हाथ पकड़कर उसे आराम से बिस्तर पे लाया। सस्सी ने उसका हाथ नखवत से झटक दिया। आतिश बलूच ने उसके बदलते हुए तासुरात को बखूबी महसूस किया। सस्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लम्हे कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़रूर कोई ना कोई गलत काम करके आया है। वो तब से इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि कहीं इस दरिंदे की मौत का जिम्मेदार भी तो आतिश बलूच ही नहीं, और अगर वो सब आतिश ने किया था तो कैसे और क्यों? क्या इस शख्स के दो रूप थे? जिससे वो वाकिफ़ थी वो तो बहुत धीमा मिजाज इंसान और प्यार से पेश आने वाला रहीम दिल शख्स था, तो फिर ये उसके शहजादे का कौन सा रूप, कौन सा पहलू था जिससे वो वाकिफ़ नहीं थी, और आज वो किसकी जान लेकर आया था? एक कातिल से कम अज़ कम वो भी कोई हमदर्दी नहीं रखती थी। इधर मेरी तरफ देखो, मलिका दिल नरम लहजे में कहा गया था, मगर सस्सी की हालत तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शहजादा कोई गलत काम कर सकता है? उसे सस्सी की आंखों में नजर आती बेएतबारी ने बुरी तरह तोड़ दिया था। वो एक जहां की नफरत सह सकता था, मगर अपनी मलिका की नहीं। मुझे सच सच बताएं, क्या था वो सब जो मैंने अपनी आंखों से देखा? वो सब वाकई सच था? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मेरा शहजादा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो रंधी हुई आवाज़ में बोली, आपके हाथों और चेहरे पे लगा किसी का खून देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक कातिल की बीवी हूँ। मुझे नफ़रत होने लगी है। वो ज़ारो ज़ार रोने लगी। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो रही है? मुझे आपसे नहीं, खुद से नफ़रत हो रही है। इसके अल्फाज पत्थर बनकर इसे संसार करने लगे। ससी ने उसका हाथ झटकना चाहा, मगर जैसे ही नज़र इसकी ज़ख्मी अंगली पे पड़ी, उसने सहमी हुई निगाहों से उसे देखा। वो किसी तेज़ तरीन आले से लगा गहरा कट था, जिसमें से खून बहना एक बार फिर से शुरू हो चुका था, अपने शहजादे की अंगली से रसता हुआ। खून देखकर सिसी ने झरझरी सी ली। वो खामोश बैठा, सिसी के तासरात का जायज़ा ले रहा था। सिसी उठी और मेडिकल बाक्स अलमारी में से निकाल कर लाई। साथ साथ वो रोए चली जा रही थी, साथ साथ पायवडीन लगा रही थी। आतिश बलूच इसके नाजिक से हाथों की लर्जिश को इन्हमाक से देख रहा था। जब से तुम मुझे मिली हो मलका दिल, मेरे दिल को किसी की ख्वाहिश ही नहीं रही। तुमने मुझसे पूछा था ना एक बार कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं? वो सवालिया अंदाज में बोल रहा था, जबकि सिसी डबडबाई आंखों से उसे यकटुक देख रही थी। मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता चला कि कब इस थोड़े से प्यार ने मुझ पे ऐसा कब्जा किया कि मेरा प्यार जुनून की हदों को छूने लगा। तुम मेरी वफ़ाओं का अरूज हो शहजादी। मेरे प्यार का आगाज़ और अंजाम तुम हो। हाँ, मैंने शमशीर बलूच को मारा। वो गंभीर आवाज़ में सपाट अंदाज में बोला। इसके तने नुकूश को देखकर सुसी का चढ़िया जैसा दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया था। वो इसके दलदूज इंकिशाफ पे फ़क़ निगाहों से उसे देखने लगी। उसे शमशीर का वो टुकड़ों में कट्टा फट्टा वजूद याद आया तो उसने डर से झरझरी सी ली। क्या इसका शहजादा इतना बेरहम था? इससे पहले कि फिर से इसके दिमाग में इन गलत सवालात की बुछाड़ होती, वो तुम्हारा मुजरिम होने के साथ साथ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था। मैं काफ़ी देर से उस पर नज़र रखे हुए था। इसी मिशन के सिलसिले में ही मैं यहाँ आया था। सिसी ने लफ्ज़ मिशन पे चौंक कर उसे देखा। मैं कैप्टन आतिश बलोच हूँ। सेक्रेट फोर्सेस ISI में काम करता हूँ, और जो मेरी जॉब है इसके बारे में हमें अपने घर वालों को भी बताने की इजाज़त नहीं होती है। मैं और अहद एक साथ काम करते हैं। एक दिन जो फ़ाइल में घर से लेने आया था, इस फ़ाइल में इन्हीं मुल्की नासुरों की डिटेल थी जिन्हें हमें चन चन कर ख़त्म करना था। मैं अपने मुल्क से बुराई को ख़त्म करता हूँ और मुल्की गुदारों को ऐसे ही ख़त्म करता रहूँगा जब तक इस जिस्म में जान है। वो पर इज़्म अटल अंदाज में बोला। इसके चेहरे के तासरात इन दुश्मनों के बारे में बात करते हुए यकदम बर्फीले हो चुके थे। सिसी ने गहरा सांस लेते हुए अपने एसाबों को परसकून किया। आप मेरे साथ साथ इस मुल्क के भी मुहाफिज हैं। मैंने कितना गलत सोचा आपके बारे में। मुझे माफ़ कर दें शहजादे,
मगर मेरी इस बेएतबारी के लिए मुझे नाराज़गी की सज़ा मत दीजिएगा। वो नम आँखों से उसे देखते हुए बोली, अपनी मुल्का दिल से नाराज़ होकर मैं भी कहाँ सकूँ से रह पाऊँगा। वो इसकी आंखों से फंसलते हुए कीमती मोतियों को अपने लब्बों से चुनते हुए मध्यम लहजे में बोला। आतिश बलोच ने एक भरपूर नज़र इसके सरापे पे डाली, जो ढीले ढाले नाइट सूट में दोपटे से लापरवाह सी इसके बेहद करीब बैठी। उसके लिए एक इम्तिहान साबित हो रही थी। आतिश बलूच ने हाथ बढ़ाकर इसकी कमर में डाला और इसे तकिए पे लेटाते हुए इस पे झुका और उसे अपने हिसार में लिया। क्या कर रहे हैं शहजादे? वो यकलख्त इसके बदलते हुए तीवर देखकर घबराई। आतिश के गैले बालों में से बूंदें टपक कर सुसी की गर्दन पे गिरें। प्यार। वो खुमार ज़दा नज़रों से इसे देखते हुए इसके होंठों पे अंगली रखते हुए उसे खामोश करा गया था। डोंट वरी मलका में तो अपने आने वाले बेबी से प्यार करने लगा था। वो शरारत से नचला लब दांतों तले दबाकर आंख वंग किए बोला और इसके पैट पे झुका और अपने होंठ इस पे धीरे से रख दिए। ससी ने सुकून का सांस लिया। अब बेबी की मुमा से प्यार करने का मूड है, क्या इजाज़त है? इसने उसके हाथों की अंगलियों में अंगलियां फंसाए, इसके बाल अपनी सतवा नाक से इसके कान के पीछे करते, फिर अपनी नाक इसकी नाक से रगड़ते हुए कहा था, आप मेरी एक बात मानेंगे? वो अपने चेहरे पे इसकी सलगती हुई सांसों को महसूस करते हुए बोली, कहीं आप ये सब छोड़ दें, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसने उसकी आंखों में आंखें डालकर परेशान लहजे में कहा था। मलका दिल आतिश बलूच को खुदा के सिवा किसी से डर नहीं लगता। कुछ नहीं होगा। आप एक ईमानदार मुहिब वतन की बीवी हैं। मेरी तरह नडर बने। मुल्की दुश्मनों को हम नहीं मिटाएंगे तो वह मजलूमों की जान ले लेंगे। अपने वतन की मिट्टी पे मेरे खून का एक एक कतरा भी कुर्बान। और आज भी मैंने किसी मजलूम नहीं बल्कि एक जालिम मिल्की नासूर को इसके कैफर किरदार तक पहुंचाया है। वो मेरी जाब का हिस्सा है। अब ड्यूटी टाइम ख़त्म और रोमांस टाइम शुरू हुआ चाहता है। इसने उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते हुए कहा था। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे और जब तक मेरा दिल धड़कता रहे तब तक आप मेरे सामने मेरे पास रहें। इसने आतिश बलूच की सतवा नाक पर लब रखते कहा था। कितने पास रहना है? उसने उसकी गर्दन में मना छिपाते हुए कहा था। पता नहीं। वो शर्मा कर आंखें मूंदे गलनार चेहरे को तकिए में छिपाने लगी। माई आइज़ नेवर गेट टायर्ड टू सी यू, यू आर माई कम्फर्ट जोन। जज्बात से चौर आवाज़ ने इसके जिस्म में सनसनी सी पैदा कर दी थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई एंटायर डे इज़ टॉकिंग टू यू। वो भटके जज्बात की रो में अभी और भी कुछ कह रहा था। आई प्रॉमिस टू होल्ड यू फॉर एवर इन माई हार्ट। वो फसों खीज आवाज़ में इसके कानों में रस घोल रहा था और इसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए प्यासी निगाहें इस पर गाढ़ी थीं। सिसी इसकी बढ़ती जसारतों पे खुद को कमज़ोर पड़ता देख रही थी। आतिश बलूच उसे खुद में शद्दत से भींचे उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास करवाने लगा और वो खुद में समटती चली गई। हाद आज से मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। यारम बलूच ने शाम की चाय पे जब सब इकट्ठा थे तब उसे मुखातब किए कहा, क्यों भाई साहब आप कहीं जा रहे हैं? इसने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। हाँ यार, मैं भी अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ। जब तक यहाँ रहूँगा कुछ कर नहीं पाऊँगा। मतलब? इसने खश्म के निगाहों से यारम को देखा। यार बस समझो छोटा सा हनीमून ट्रिप प्लान किया है। वो काफ़ी का घोंट भरकर सामने पड़ी टेबल पे रखकर बोला। हाथ भी चाय का खाली कप मेज़ पे रख चुका था। एक बच्चे के साथ कौन हनीमून मनाता है? हाथ ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। इस बच्चे का तो पता नहीं चला कैसे झटके में आ गया। अब मज़ीद के लिए परी प्लानिंग कर रहा हूँ। यारम बलूच भी हल्का से मुस्कुराकर बोला। इस वक्त दोनों भाई अकेले बाहर लान में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इस गांव की सारी जिम्मेदारियां संभाल लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा से बात की है। हम यहाँ गांव में एक हॉस्पिटल तामीर कर रहे हैं। मैं अपनी डगरी को गांव वालों के लिए काम में लाना चाहता हूँ। वो दोनों भी मेरा साथ देने को तैयार हैं। हम मिलकर इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। जब तक हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल होती है तब तक ज़रा मैं अपनी बीवी के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। यारम बलूच ने संजीदा अंदाज में कहा। बहुत अच्छा सोचा भाई साहब ने। ठीक है जैसे आप कहीं। हाथ बलूच ने हामी भर ली। आतिश कहाँ है? यारम ने उसे कल से हवेली में नहीं देखा तो हाथ से पूछा। वो शहर गया है कह रहा था। कोई ज़रूरी काम है।
हाद ने अपनी मालूमात के मुताबिक इसे बताया। आतिश बलूच सबके सामने यही जाहिर करता कि वो शहर में अपना बिजनेस करता है, तभी वक्तन फ़ौक़तन वहाँ जाना पड़ता है, जबकि हकीकत में वो अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में मसरूफ़ था। सो गई मेरी दोनों परियां? हाद बलूच ने कमरे में आते आस और आवीज़ा के कार्ट में देखा, जहाँ वो दोनों ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थीं। आपको क्या? आप गायब रहें सारा दिन हवेली से? वो तनक कर बोली। हाद, मुझे सच सच बताओ, कहीं वाकई तुमने बाहर किसी दूसरी से? हादिया लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रखकर कड़े तीवरों से उसे घूरते हुए बोली। जब घर वाली ही अपने शौहर को वक्त ना दे, इसे तौजा ना दे, तो फिर शौहर बेचारे को बाहर ही कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। वो सैने पे हाथ बांधे संजीदगी से गव्या हुआ तो हादिया के तो मानो पैरों तले ज़मीन खसक गई। आंखें यकलखत आंसुओं से भर गईं। उसने डबडबाई हुई नज़रों से उसे देखा। हाद, ये हमारी बेटियां हैं, सारा दिन और रात इतना तंग करती हैं मुझे। दोनों को एक ही वक्त में भूख लगती, दोनों एक ही वक्त में रोती हैं। कितना मुश्किल है एक वक्त में दोनों को संभालना मेरे लिए। ये नहीं कि अपनी बेटियों को संभालने में तुम मेरी मदद करो, अल्टा तुम अपनी तरफ मुझे मेरी बेतौजही को बुनियाद बनाकर मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। हाथ में हमारे दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ पे ऐसा जुल्म मत करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं नहीं कहती मुझे अव्वल ही रखो, चाहे तो मुझे आखिर ही रखो, लेकिन जहाँ मुझे रखो वहाँ किसी और को नहीं रखो। वो तड़प कर बोली, जबकि हाथ खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। इसकी आंखों में आंसू देखे वो लम्हों में पिघल गया और इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर गया। बलूचन साएं, जब तक मेरी सांसें चल रहीं तब तक मुमकिन नहीं कि मेरे दिल में आपके सिवा किसी की मोहब्बत पैदा हो। मजाक कर रहा था, बस भाई सा के जाने से पहले सब कुछ इनसे तफसीली तौर पे पूछ रहा था, ताकि उनके जाने के बाद कोई मसला पेश ना आए। यार, मैं भी बंदा बशर हूँ तुम्हें, और अपनी परियों को वक्त देने में कभी कोताही हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम सबको छोड़कर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया हूँ। अपने गांव वालों के फ़र्ज़ को निभाते हुए तुम्हारे हक़ में गर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, जैसे तुम हमेशा से करती आई हो। तुम सो जाओ। मैं इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, नहीं सोना मुझे, और तुम अगर आज कहीं गए ना तो तुम्हारे बारे में अल्टा सीधा सोचकर मेरी सांसें हलक में ही अड़क गई थीं। तुम्हें खो देने का तसव्वुर ही सुहान रोह बन गया था मेरे लिए। ये सोचते हुए हर पल में सौ बार मरी हूँ मैं कि कहीं तुम मुझसे बीजार ना हो गए हो। हाथ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वो उसके सीने के साथ लगी फूट फूट कर रो रही थी। दिल चाहता है हमेशा यूं नहीं तुम्हें खुद में समो कर इन धड़कनों में नाम अपना सुनता रहूं। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है, बस तुम्हारे साथ ही रहना है अब तो। दिल की हर एक आस तुम्हें से मंसूब है। जब तक ये सांसें जड़े हैं, तुमसे एक पल की भी दौरी अब गवारा नहीं मेरी बलोचन। वो खुमार ज़दा आवाज़ में बोलकर इसे अपने जज्बात से आगाह करवा रहा था। आज से मैं तुम पे इतनी ही तौजा दूंगी जितनी पहले देती थी, मगर मुझे नज़रअंदाज मत करना कभी। मुझसे बेजार मत होना। किसी को मेरी जगह देने से पहले मेरी जान ले लेना, क्योंकि ज़िंदा रहते मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती। ठीक है, तो फिर आज मैं तुम्हारी जान निकाल देता हूँ, मंजूर है? वो अब्रो अचकाकर सवालिया अंदाज में बोला। ले लो, ये जान तुम पे कुर्बान हो जाए तो कोई गम नहीं। वो पख्ता लहजे में बोली। एक बार फिर सोच लो, मैं जिस अंदाज में जान निकालूंगा, सह पाओगी उसे? हाथ बलूच उसको अपने मुकाबिल खड़ा किए, उसके बालों में से कीचड़ निकालकर कारपेट पे अछालते हुए अपनी अंगलियां इसके बालों में बेदर्दी से फंसाते। इसकी शह रग पर अपने लब रगड़ कर कहा था, मुझे मंजूर है। इसने लरजती पलकों की बाढ़ लिए नज़रें ऊपर उठाकर इसे देखते हुए कहा, फिर हवास मत खो देना मेरे जान निकालने के तरीके पे। इसने मानी खीजी से कहा था और हादिया के हाथों को इसकी पश्त पे जकड़ा। नहीं खोऊंगी तुम्हारे लिए कुछ भी। उसके आंसू इसकी पलकों की बाढ़ तोड़े गालों पर बुखरने लगे। उसकी सरख नाक और थरथराते लब देखकर हाथ को अपने मन में अमड़ते हुए जज्बात को काबू करना मुश्किल लगा। वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए इसके लबों पे झुका था पूरी शद्दत से, और वो इस अचानक अफ्ताद पर हादिया बरी तरह कपकपा कर रह गई। इसकी शद्दतें इसके लब्बों पर बढ़ती जा रही थीं। वो वाकई इसकी जान लेने के दर पे था। वो वादा करने के बाद मुज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। इसकी शद्दतों के सामने बेहाल होने लगी। इसकी मध्यम पड़ती सांसों पे वो बड़ी नरमी से इससे पीछे हुआ था। वो इससे नज़रें मिलाए बना सिर झुकाए अपनी बखरी सांसों को हमवार कर रही थी।
नज़रें मेरी नज़र से मेरी जान ज़रा मिलाओ, कोई गीत में बना लूँ। धन ऐसी गंगनाओ, वो दीवार पे लगे अपने सरोज की तारों को छेड़कर मध्यम आंच देते लहजे में बोला, तो सरोज की तारों ने खूबसूरत सा साज छेड़ा। मेरी तरफ देखो। वो दोनों हाथों से उसके शानों पे हल्का सा दबाव डाले। उसकी झुकी पलकों पर बारी बारी लब रखते कह रहा था, नहीं। उसने अपनी पलकें झुकाए शर्म से लाल होते चेहरे को नफ़ी में हिलाया था। अभी कोई मुझसे कह रहा था कि उसकी जान ले लूं, और अभी एक ही वार में जान निकल गई। अभी तो इश्क के इम्तहां और भी हैं, आगे बलोचन साएं, तब क्या बनेगा। हा हा हा, इसने फलक शगाफ कहका लगाते हुए इसके चेहरे को अपनी पूरों से छोकर ऊपर करते उसकी लरिजती हुई पलकों को छोकर बोला, आप तो हमें मजीद बहका रही हैं। बलूचन साएं अपनी इन जानलीवा दलक्ष अदाओं से ऐसे मत करें, आपको ही मुश्किल पेश आएगी और कसूरवार हम मासूम ठहराए जाएंगे। हाथ बलूच ने उसको ज़ोर से अपने सीने में भींचते हुए आलम जज्ब से कहा था, तो हादिया ने भी इतनी ही शिद्दत से उसके गर्द अपने बाजू बांध दिए। यारम चाहत और बुराक को लेकर बलूचिस्तान के बर्फानी इलाकों की तरफ आ चुका था, जिनमें कान हुनरजई, जॉब, मुस्लिम बाग में सबसे मारूफ स्टेशन ज़ियारत का था। ये जंगलात के दरमियान ऊंचे नीचे रास्तों, प्रस्कोन रेस्ट हाउस और जंगलों से आरास्ता है। सनौबर के दरख्तों से फूटती खुशबू बर्फ़ के दिनों में और तेज़ हो जाती है। यहाँ शफ़ाफ चश्मे और गंगनाती हवाएं सियाहों को बुलावे भेजती हैं। यारम बलूच ने रास्ते में रखकर वहाँ के मौसम के हिसाब से अपने चाहत और बराक के लिए ढेरों ढेर शॉपिंग की। अब वो एक मारूफ होटल में आ चुके थे। होटल में लंच किए, अब वो बाहर निकले। यारम बलूच ने बलियो जेंस पे ब्लैक हाई नेक और ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी, जबकि चाहत ने फिराक और कीपरी के साथ लॉन्ग कोट और गले में मुफलर डाल रखा था। बराक ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट के साथ गरम ओनी स्वेटर पहने, सर पे गरम टोपी पहने बहुत क्यूट लग रहा था। अब वो बिल्कुल ठीक चलने लगा था। माँ बा, इसके माँ लफ्ज़ के साथ बा का भी इजाफा हो चुका था। बाबा की जगह बा। वो अचानक होने वाली बर्फ़बारी को देखकर परजोश हुआ और खुशी से तालियां बजाने लगा, लेकिन हाथों पे ग्लोव्स होने की वजह से इसकी। यारम और चाहत उसे खुशी से अच्छलते तालियां बजाते देखकर मुस्कुराने लगे। वाह बर्फ़, यार ये तो रोई के गालों की तरह है। अब मैंने हमेशा से ऐसे मौसम में बाहर जाना चाहा था और उसे अपने हाथों पे महसूस करना चाहा था, मगर बरों ने कभी बाहर जाने नहीं दिया। बराक ने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मंजर देखा है। वो देखें, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ मुझे करीब जाकर देखना है, उन्हें उनको महसूस करना है। और कितना खूबसूरत मंजर है, इसने हंसते हुए कहा। बराक भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। चाहत बराक को सर्दी लग जाएगी और वैसे भी शाम होने वाली है, कल सुबह पका ले जाऊंगा। अभी यहीं करीब ही एंजॉय कर लेते हैं। चाहत ना चाहते हुए भी यारम की बात मान गई। वो भी सिर्फ बराक के ख्याल से वाकई इस वक्त ऊपर पहाड़ पे जाना उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता था। पर एक शर्त पे वो यारम की तरफ पलट कर बोली। वो क्या? उम्मम उसने होंठों पर शहादत की उंगली रखकर सोचते हुए कहा था। मुझे ना इस जीप पे नहीं जाना, वो मन्ना बसूरे बोली। वेट चाहत प्लीज़, पिछली बार की तरह कोई अनोखी फरमाइश मत कर देना साइकिल पे जाने की, वो वार्निंग देने के अंदाज में बोला। नहीं नहीं, इस बार साइकिल से थोड़ा हटकर है, मुझे ना बाइक पे जाना है, प्लीज़ वो किसी से ले लेना। आर यू सीरियस? जी बिल्कुल, ये ही ठीक रहेगा। इस स्नोफॉल में मुझे बाइक कहाँ से मिलेगी? प्लीज़ समझो ना यारो, वो वे। चाहत एड़ी के बल ऊंची हुई और यारम की थोड़ी पैर लब रखते हुए प्यार भरे अंदाज में फरमाइश करने लगी। चाहत की इतनी प्यार भरी पेश रफत पे वो इनकार कैसे करे, यही सोचते हुए जवाबन बोला, प्लीज़ समझो ना चाहो। मैं नहीं बोलती, वो नाक सिकोड़ कर खफगी से रख मोड़ गई। हाँ हाँ हाँ, यारम ने कहका लगाते इसका रख अपनी तरफ पलट कर इसकी पेशानी पर अपने होंठों से मेहर सबत की। आओ मुलकर पैदल ही चलते हैं, वहाँ एंजॉय भी हो जाएगा। यारम ने बराक को गोद में उठा लिया, क्योंकि वो चलते हुए बार बार बर्फ़ की वजह से फिसल रहा था। यारम ने एक हाथ से बराक को उठाया हुआ था, तो दूसरे से चाहत की पश्त से गुजार कर उसे अपनी महफूज पनाह गाह में ले रखा था। तीनों एक मुकम्मल फैमिली की तरह खुशबाश चलते हुए एक खाली बड़े से मैदान में आ गए, जहाँ 400 दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। ढलती शाम के वक्त का ये मंजर बहुत ही भला मालूम हो रहा था। बादलों ने दूर से नज़र आते सूरज को छिपा रखा था।
बस किसी भी वक्त ये हल्का नीला और सरमई आसमान रात के स्याह बादलों में ढलने वाला था। चाहत बर्फ पे बैठी स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बनकर नहीं दे रहा था। बलाखिर उसने तंग आकर बर्फ का गोला बनाया और यारम की तरफ आई, जो बराक के साथ बर्फ से खेल रहा था। चाहत ने आकर यारम की जैकेट के कॉलर को इसकी गर्दन की पछली जानब से खींचा और इसके अंदर बर्फ का गोला डाल दिया। यारम ने मड़कर देखा, इससे पहले कि चाहत शरारत किए वहाँ से भाग जाती। उसने चाहत की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा। वो इस अफ्ताब पे खुद को संभाल नहीं पाई और कच्ची डाल के मानंद उस पे गिरी। यारम उसे अपने साथ लिए बर्फ़ पे लढ़कने लगा। कभी यारम ऊपर तो कभी चाहत, वो गोल गोल घूमते एक जगह पे रखे। बराक उनको यूं देखते हुए इनके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए चलता आया। अब बताता हूँ मसस सनोफाल में कैसी शरारत करते हैं। कहते ही वो इसकी गर्दन पे झुका ही था कि अपनी पश्त पे कुछ हल्का सा महसूस हुआ। यारम ने गर्दन तिरछी किए देखा। बराक उसे अपने नन्हे ग्लोव्स वाले हाथों से मार रहा था। वो समझ रहा था कि यारम इसकी मम्मा को मार रहा है, तभी वो यारम को चाहत के ऊपर से हटाने के लिए इसे मार रहा था। हा हा हा, माँ के चमचे तो भी ले। यारम ने पीछे खड़े बराक को भी बर्फ़ पे लेटाया और चाहत के साथ साथ बराक पे भी बर्फ़ फेंकी। यारो मत करे ना। चाहत हंसते हुए उसे मना करने लगी। बराक को भी इस बर्फ़ के खेल में मज़ा आ रहा था। वो भी खलखला रहा था। अब आया मज़ा माँ और उसके चमचे को। यारम हाथ झाड़कर उठ खड़ा हुआ और हाथ आगे किया तो चाहत भी अपना हाथ इसके हाथ में दिए। उठ खड़ी हुई। फिर यारम ने बराक को भी उठाया और वो तीनों आगे बढ़ने लगे, जबकि बराक साहब का रोना शुरू हो चुका था। वो भी गला फाड़ फाड़ कर, क्योंकि उसे अभी और बर्फ़ में खेलना था। मगर यारम ने उसकी तबीयत के ख्याल से वापसी की राह ली। होटल में आकर उन्होंने डर किया। बराक वहीं चाहत की गोद में थकन के बाद सो चुका था। यारम ने उसे चाहत की गोद से लेकर फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ आ गए। यारम ने आहिस्तगी से अंदर आकर रूम के दरवाजे को लॉक किया और बराक को नरमी से बिस्तर पे लटा दिया ताकि इसकी नींद खराब ना हो जाए। चाहत अपना लॉन्ग कोट अतारे एक तरफ रखे बिगज़ में से अपने दूसरे कपड़े निकाल रही थी। तभी यारम ने इन शॉपिंग बिगज़ में से एक बैग इसकी तरफ बढ़ाया। ये पहन लो। चाहत ने शॉपिंग बैग खोला तो इसमें ब्लैक कलर की खूबसूरत नाइटी थी। मैं ऐसे ड्रेस नहीं पहनती। वो नज़रें फिर कर बैग में से कुछ और ढूंढने लगी पहनने के लिए। मेरे सामने ड्रामे मत करो यार, पहनकर आओ जल्दी, वरना मैं खुद ये काम अपने हाथों से करूँगा। इसने बाकायदा धमकी दी थी। मैंने कहा ना, मुझे ये सब पसंद नहीं पहननी मुझे ये। इसने नाइटी को हाथ में लपेट कर दूर फेंक दिया। यारम ने इसकी हठधर्मी पे उसे गौर से देखा, फिर जैकेट उतार कर हाई नेक उतारा, फिर शूज़। वो सिर्फ जीन्स में था। चाहत ने उसे गुस्से में देखा तो अपनी ज़द पर खुद ही पछताने लगी, मगर इस कस्म की नाइटी पहनकर इसके सामने जाने से भी तो बहुत शर्म आ रही थी। तभी उसने ज़द बांधी थी। वो अपनी जैकेट की पॉकेट में से सिगरेट और लाइटर निकालकर टेरेस की तरफ बढ़ गया था और रूम से मुल्हाका टेरेस में आ गया था। अब उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर छूँगा भी नहीं। कितना वक्त दिया था उसे कि वो अपना माइंड बना चुकी होगी, मगर शायद वो मेरा साथ नहीं चाहती। यही सोच उसे अंदर तक झंझोड़ रही थी। सोच सोच कर इसका दिमाग फट रहा था। जिस्म में इतनी ठंड में से भी शरारे फूट रहे थे और सिगरेट सलगा कर वहीं खड़े खड़े उसके धुआं के मरगुले बनाकर हुआ में उछालने लगा। इसने सिगरेट नोशी काफ़ी हद तक कम कर दी थी, मगर आज इतने दिनों बाद उसे फिर से वही दौरा पड़ा था। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था। वो चाहत को अपनी महर्रम बनाने के बाद पहली बार अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद हुआ था। सारी ख्वाहिशात वो अपनी सिंग बांध गई थी। जब वो लौट आई तो भी इसकी ख्वाहिशात को पैरों तले रोंद गई। फिर खुद पेश कदमी कर कि मुझे वापस इसी जगह ला खड़ा, और फिर ये एतनाई। वो इतनी ठंड में बग़ैर शर्ट के खड़ा अपने ख़यालात के साथ ही जंग लड़ने में मगन था। उसने सिगरेट का गहरा किश भरते हुए सनोफाल की तरफ देखा, जिसमें मज़ीद रवानी आ गई थी। शेड की वजह से सनोफाल टेरेस में नहीं गिर रही थी। चाहत इसकी नाराज़गी के डर से नाइटी उठाकर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। इसके शोल्डर पे डोरियां लगी हुई थीं, जिन्हें उसने कपकपाते हुए पहना था। गला काफ़ी गहरा था। इसने बाहर आकर शाल उठाकर अपने शानों के गर्द लपेटी और चलते हुए उसके पीछे टेरेस में आई।
स्लाइडिंग डोर खोलते ही एक सर्द हुआ को ठठराने देने वाला झोंका आया और इसके तन बदन को कपकपाने पे मजबूर कर गया। इसने अपने बाजुओं को सीने के गर्द लिपेटा। अंदर चलें प्लीज़। चाहत ने उसे फिर से सिगरेट पीते देखकर बड़ा सा मन्ना बनाया। तुम जाओ, जब आना होगा तब आ जाऊंगा। इसने उसकी तरफ देखे बगैर सिगरेट का गहरा किश लिया और धवां अच्छाला। इस मुन्ना और नाक दोनों में से धुएं की ज्यादती देखकर चाहत को अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आने लगा। इसके मना करने की वजह से वो गुस्से में फिर से सिगरेट नोशी पे शुरू हो चुका था। बाहर बहुत ठंड है, आपको सर्दी लग जाए, वो फिक्रमंदी से बोली। मैं तो फिर भी शाल ओढ़े हुए हूँ और ये बना शर्ट के हैं। इसने ठंड की शद्दत सोच कर ही झरझरी ली। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने फिर से उसे देखने से ग्रीज किया था। चाहत ने उसके बाइस्पस वाले मजबूत बाजू देखे तो गिश खाने वाली हो गई। चाहत, तुझे उनका एक थप्पड़ पड़ा ना, तो उन्हें सीधा टेरेस से नीचे गिरना है। गुस्से में है, थोड़ा संभल कर, वो हल्की आवाज़ में बड़बड़ाई। फिर हिम्मत मुजतमा किए बोली, बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे चलें आप यहाँ से। इसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। यारम ने उसका हाथ झटकते हुए दरश्त आवाज़ में कहा तो चाहत की आंखों में कब से रखे हुए आंसू फसलने लगे। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।